वाकई जो है वो न्यूट्रल रहेगी। और 2022 का जो सबसे बड़ा सियासी इवेंट था अदम एतमाद का, क्या वो इवेंट था? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, तजज़ियाकार हैं, तहकीकी सहाफ़ी हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं है। असद खड़ल साहब हमारे साथ हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर, कैसा देखते हैं 2023 का आगाज होने वाला है और जो 2022 इख्तिताम पजीर हो रहा है, इसको किस नजर से सर देखते हैं सियासी हवाले से? देखिए, 2022 का अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो सबसे बड़ा वाकया था regime चेंज ऑपरेशन के हवाले से, जो अप्रैल के अंदर रूनमा हुआ, और जिस हवाले से इमरान खान साहब ने उससे पहले कई माह इशारे देने शुरू कर दिए थे कि किस तरीके से ये हुकूमत को टॉपल किया जा रहा है या किस तरीके से उनकी हुकूमत को हटाया जा रहा है, कौन कौन सी साजिशें हो रही हैं। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अहम एक इवेंट था। और उसके साथ दूसरा अगर बड़ा इवेंट मैं समझता हूँ कि वो था अरशद शरीफ जो है, उनकी शहादत का जो वाकया है वो भी 2022 का एक बड़ा वाकया था। तो मैं समझता हूँ कि ये दो तो एक बड़े इवेंट थे। इसके अलावा फिर जिस तरीके से आपने देखा कि जो दो टेस्ट लिए गए इमरान खान साहब के हवाले से, एक जो 20 लोग जो हैं उनके जो पंजाब असम्बली के हैं, जो मुनर्रफ अराकीन, वहाँ पे जब ये पीएमएलएन की हुकूमत थी पंजाब में और वफाक में भी, लेकिन उसके बावजूद 15 सीटें जो हैं वो पीटीआई ने हासिल की। और इसके बाद फिर दूसरा अक्टूबर के अंदर जो आपने देखा कि वो भी एक बड़ा इवेंट था। असद साहब, कैसा देखते हैं कि 2022 इख्तिताम पजीर हो रहा है और इसमें हमने देखा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है? क्या समझते हैं कि 2022 में जो अब ये इख्तिताम हो रहा है, जाने वाला है, क्या ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी या डिफरेंट होगा 2023? उसको किस नजर से देखते हैं कि इसका आगाज रात को होने वाला है 12 बजे के बाद? मैं समझता हूँ इस हवाले से काफी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आ रही हैं। और उसका एक तो ये है कि पहले जिस तरीके से आपने देखा था कि मीडिया के हवाले से बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस थी कि इमरान खान साहब जो है उनकी स्पीच को नहीं दिखाना, उनको लाइव उनकी स्पीच नहीं दिखानी, फिर रिकॉर्डेड जो स्पीच है उसके ऊपर भी चैनल जो है उनको मसाइल का सामना होता था। तो एक तो वो है। दूसरा, जो पकड़ दकड़ के हवाले से जिस तरीके से जिस तेजी से आज से अगर 2-3 माह या 4-5 माह पीछे चले जाए तो वो गिरफ्तारियां अमल में आ रही थी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से बात हो, सहाफियों की गिरफ्तारियों की बात हो, तो वो भी उसमें काफी हद तक कमी आई है, जिससे ये लग रहा है कि शायद कोई पॉलिसी में आहिस्ता आहिस्ता कोई मामला तब्दीली की तरफ जा रहा है। और ये जिस तरीके से पहले कार्रवाई हो रही थी, जिस शिद्दत से हो रही थी, उनमें कोई मैं समझता हूँ कि कमी आई है। असद साहब, सबसे जो पॉपुलर शख्सियत रही वो इमरान खान साहब रहे। इमरान खान साहब की शख्सियत हमने देखा कि सबसे ज्यादा वो पॉपुलर शख्सियत के तौर पर हमें नजर आए। और साथ ही आप ये भी बताइए, सबसे जो इस साल के इख्तिताम में जो मुतनाज़ा रहा 2022 में, वो कौन रहा? उस पर आप क्या कहेंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुतनाज़ा रहे, और दूसरा उसके बाद फिर इसाक डार और मुफ्ता इस्माइल के हवाले से काफी ज्यादा ये चीजें जो है एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम तराशियों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया कि पहले इसाक डार जो है वो उनको ब्लेम करते थे, और फिर जब इसाक डार आ गए तो मुफ्ता इस्माइल ने उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े एक मुतनाज़ा किरदार जो है 2022 के हवाले से अगर बात की जाए तो ये भी उस तरीके से सामने है। असद साहब, इमरान खान साहब को अदम एतमाद के हवाले से यकीन था कि वो आखिर तक, उनको ये यकीन था कि वो ये जो अदम एतमाद है वो कामयाब नहीं होगी, लेकिन फिर जब कामयाब हुई तो उनको एक सरप्राइज और एक धचका सा लगा। सर, इसको कैसा देखते? ऐसे ही है। आप देखें कि इमरान खान साहब से आखिरी एक दिन पहले भी जो इंटरव्यू उन्होंने दिए या उससे पहले भी, तो वो बिल्कुल उनकी ना तो बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि उनको खतरा है या हुकूमत अदम एतमाद के जरिए उनकी गिराई जा सकती है या उनके पास नंबर गेम नहीं है। बावजूद इसके किस तरह एक तरह वो दावा करते हैं कि उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया था कि आपके लोग जो है राब्तों में हैं, और उसके साथ साथ पहले उन्होंने इस चीज का भी खर्चा तहफात का इजहार किया था, या इस चीज को उन्होंने बरमाला एतराफ किया था कि जब हमें बिल मंजूर करने होते थे तो फिर हमें अपने लोगों को भी अपने साथ या अपने वोट जो है उसको बिल पास करवाने के लिए हमें इदारों से
मदद लेना पड़ती थी। तो फिर भी वो पता नहीं अब क्या है, मैं समझता हूँ कि वो आखिरी वक्त तक वो बिल्कुल होपफुल थे और उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि वो लोग जो उनके साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उनका जो वो अंदाजा था इस हवाले से शायद वो गलत साबित हुआ। लेकिन बहरहाल पीटीआई के हवाले से, जो इमरान खान के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये जो मूव थी ये उनको बहुत ज्यादा उनके फायदा मंद रही, क्योंकि इस अदम एतमाद से पहले अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का पॉपुलरिटी ग्राफ जो है वो पीटीआई भी इस चीज का एतराफ करती है कि वो बहुत नीचे जा चुका था। लेकिन जो ही ये एक मूव हुई उसके बाद आप देखें कि पॉपुलरिटी ग्राफ जो इमरान खान का या पार्टी का वो बहुत ऊपर गया। तो इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव या अगर देखा जाए मजमूई तौर पर, तो इस जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन है इसका जो पीटीआई जो है वो उसको फायदा ही हुआ। लेकिन बहरहाल पीटीआई या इमरान खान को तो फायदा हुआ, लेकिन मुल्क को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसका खमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क का जो है सबसे पहले पाकिस्तान है, तो पार्टियां शख्सियात तो बाद की चीजें हैं। तो लिहाजा चूंकि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो मुल्क जो है जिस हाल से दो चार है, जिस तरीके से उसको नुकसान हुआ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हर सूरत हर तरीके से ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन था ये पाकिस्तान के मफाद में हरगज नहीं था, ना अवाम के मफाद में था। तो अब ये सबको इस चीज का अदराक भी मेरा ख्याल है बखूबी हो गया होगा। असद साहब, आपने 2022 के अख्ताम में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर सर्वे किए, जिसमें आपने ये भी सर्वे किया कि क्या इमरान खान को इंतखाबात से कबल जो है वो नायल कर दिया जाएगा, जिसमें तकरीबन बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है वो उन्होंने 41% ने कहा कि जी जी हाँ, जबकि 34% ने कहा जी नहीं, और फिर 22 ने कहा वक्ती तौर पर, 3% ने कहा कि हमेशा के लिए। इसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ सर्वे किए कि अवामी सर्वे अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, उसमें भी 81% लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म होंगे। 3% बिलावल भुट्टो, सादर जिक्री 12%, शहबाज शरीफ की 4% जो है वो कहा गया। तो सर, ये आपने इख्तिताम में जो अवामी सर्वे किया, इससे आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब अगले जो 2023 है इसमें वो अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही तो आम और साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए, तो इमरान खान साहब 3 के एक सिरे से आपको नजर आ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे दोबारा? बिल्कुल, ये तो बड़ी वाजे है। मैं समझता हूँ कि बात इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब जो है उनकी पॉपुलरिटी है या जिस तरीके से उनका वोट बैंक है, दो हालिया जो इलेक्शन है, जो पंजाब असम्बली के 20 नशिस्तों की बात की जाए या जो अक्टूबर के अंदर जो इलेक्शन हुए कौमी असम्बली की सीटों पर, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि अब 2 मरतबा ये चीज तजर्बा हो चुका है। तो इसके बाद तो और यही वजह है कि अगर इसमें जरा भी शुबा हो इमरान खान के वजीर आजम बनने के हवाले से, तो पीडीएम जो है एक मिनट ना लगाए इलेक्शन की तरफ चली जाए। वो यही वजह है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद के इलेक्शन से आपने देखा कि वो भाग गए, बल्दियाती इंतखाबात इस तरीके से जो हैदराबाद और सिंध के अंदर जो है वहां से वो भाग रहे हैं। तो ये यही वजह है कि उनको ये इस चीज का यकीन है, ये पीडीएम को भी इस चीज का यकीन है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जो है वो ना सिर्फ वजीर आजम बनेंगे बल्कि शायद 2 तारीख से भी उनको मिल जाए। तो इसलिए वो खाइफ है और जो इसी वजह से मुख्तलिफ जो है अब वो स्कीमें जो है बनाने के चक्कर में है, और जो मौजूदा हुकूमत है उन स्कीमों के अंदर शायद वो भी शामिल है। जिस तरह एक चंद दिन पहले की जो मामला थे टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से भी चीजें सामने आई कि इस तरह का एक सेटअप बनाया जाए जो 2 साल के लिए हो। मकसद ये है कि किसी तरीके से भी मौजूदा भी हुकूमत जो है वो चाहती है कि इमरान खान का किसी तरीके से अवाम के अंदर जो एक मकबूलियत का जो ग्राफ है किसी तरीके से वो नीचे आए, और उसी सूरत में ही वो इलेक्शन की तरफ जाना जो है वो उस तरफ जाएंगे। वरना जो आप ये सूरत हाल देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये वक्त से पहले इलेक्शन करवाएंगे। ये इलेक्शन जो है तो ये सितंबर अक्टूबर के अंदर ही होंगे। इससे पहले इलेक्शन जो है मौजूदा जो रजीम है वो तो कभी भी नहीं करवाएगी। हाँ, इमरान खान की बजाय इलेक्शन की बजाय अगर कोई 2 साल का जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाता है तो इसलिए वो कड़वा घूंट पी लेंगे कि शायद इस तरीके से जो मौजूदा जो हुकूमत है इनकी जो अवाम के साथ जो की ज्यादतियां हैं या जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं उन्हें 8-9 माह में, इनको ये लगता है कि शायद वो भूल जाएंगे। और दूसरा वो ये समझते हैं कि समझेंगे कि शायद इस तरह इमरान खान जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी है शायद वो कम हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें भी
ये कामयाब नहीं होंगे। और अगर ऐसी भी कोई सूरत बनती है, जो कि आइन में इस तरह की प्रोविजन तो नहीं है, और हमारी आजाद अदलिया, हमें उम्मीद है उनसे कि इस तरह का अगर कोई ये काम करेंगे तो वो अदलिया जो है उस चीज को सेटिस्फाइड कर देगी। तो बहरहाल हर दो सूरतों में इमरान खान जो है अगले आने वाले जो इलेक्शन के अंदर वो वाजे तौर पर अक्सरियत के साथ हुकूमत में आते हमें दिखाई दे रहे हैं। असद साहब ये बता दीजिएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन, जिस तरह आज भी आपने कहा कि लोकल बॉडीज के जो इंतखाबात इस्लामाबाद के वो नहीं कराए गए, वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पर वो बड़ी तादाद में हमने देखा है कि वो आए हुए थे, लेकिन अमलाई इलेक्शन कमीशन का गैप था। क्या समझते हैं कि 2022 में इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जो जिम्मेदारियां वो पूरी करने में कामयाब रहा है, या उसमें सुकुम है और उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसको बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, आप देख लें कि कोई भी चीज जो होती है, जो इमरान खान के हवाले से कितने फैसले आए हैं खिलाफ, और उनको हमारी आला अदालतों के अंदर जब चैलेंज किया गया तो उन्होंने उन फैसलों को रद्द कर दिया, उनको कालअदम करार दे दिया। तो इट मींस कि उन फैसलों के अंदर एक जानबदारी का पहलू था, उसके अंदर एक तसब था, एक बाइस उसके अंदर जो है टुवर्ड्स इमरान खान वो नजर आया हमें, तसब जो है, और जिसका ये वाज़ह सबूत वो फैसले थे। और इसी तरीके से अगर पीडीएम की बात की जाए तो उनका एक माउथ पीस बना हुआ है और कठपुतली के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अब देखिए, ये ख्वाहिश थी पीडीएम की हुकूमत की, पीएमएलएन की, राना सनाउल्लाह की, कि इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात ना हो। तो आपने देखा कि उन्होंने वही उनकी ख्वाहिश जो है उसके ही मुताबिक जो है फैसला दिया। और इसी तरह सिंध के अंदर भी जो मामला चल रहे हैं आपके सामने है, वो सारी चीजें भी। तो इससे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो फैसले थे, और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपने जो आईनी फराइज थे या आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं की। इस तरीके से जब इलेक्शन करवाना ही उसका बुनियादी मकसद होता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा या सदर पाकिस्तान ने उनको इंतखाबात जो है करवाने के हवाले से बात की, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी हमें तो 3 माह के अंदर, यानी हर सूरत वो ये इनको 60 दिन या 90 दिन के अंदर तो तैयार रहना हर सूरत में इनके लिए लाजम है। लेकिन उन्होंने कहा जी हम तो ये इलेक्शन इतनी कम मुद्दत के अंदर नहीं करवा सकते, इम्पॉसिबल है ये चीजें। तो ये एक इससे और बड़ी एक लिख पढ़ के जो है अपना इस चीज का एतराफ करना अपनी नाअहली का, कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपके फराइज हैं, आप उससे पहलू तय कर रहे हैं और आप मान रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है, हम एलिजिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, और हम जो जो हमारी ड्यूटी है, फराइज मनसबी जो है वो अपनी उसको अदा करने के हवाले से हम कॉम्पिटेंट नहीं है, या हम उसको अदा बर वक्त जो है, जो आइन के अंदर एक मैंडेट दिया गया है या टाइम फ्रेम दिया गया है, उसके अंदर उसको हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उसको नहीं कर सकते। तो इससे और बड़ा इतराफी जुर्म क्या होगा। लेकिन बहरहाल आपको पता है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो होता है किस तरह का है, कि इसको हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने के लिए तरीकेकार है वही है कि आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना पड़ता है, और उसके जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट के जज सिटिंग जो है उसको हटाने के लिए तो वही सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको इमरान खान जो है, हुकूमत जो है वो नहीं हटा सकी। और इमरान खान साहब ये भी बता चुके हैं कि ये इमरान खान साहब की चॉइस नहीं थे। तो बहरहाल आपने देखा कि उनका हर फैसले के अंदर जो उनका एक तसब जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आया। असद साहब ये फरमा दीजिएगा, क्या समझते हैं कि 2023 जो है वो माशी तरक्की का साल होगा या माशी बदहाली का साल होगा, या बेहतरी आएगी? अगर जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि और पीटीआई की सीनियर लीडरशिप भी इस चीज का खदशा जाहिर कर चुकी है कि जो इलेक्शन है वो टेक्नोक्रेट हुकूमत को वो दे रहे हैं 2 साल, तो वो किसी सूरत भी कबूल नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो 2023 है इसमें तरक्की मुमकिन है और तरक्की आ सकेगी, या फिर इसी तरह सियासी अदम इस्तेकाम जो सिस्टम जारी है वही जारी रहेगा? और ये मौजूदा जो हुकूमत है, ये इंतखाबात के किसी भी किस्म के इंतखाबात से इतनी खूफजदा क्यों है? क्यों अवाम से जाने से ये लोग डर रहे हैं? देखिए, वो इसलिए डर रहे हैं कि उनको वाजे अपनी शिकस्त जो है, अपनी वाजे यकीनी शिकस्त उनको नजर आ रही है। तो कोई भी अपने गले में आसानी से फंदा तो नहीं डालता। दूसरी बात जो आपने कहा कि 2023 में क्या माशी बदहाली जो है इससे ज्यादा होगी या इससे मुल्क में कोई बेहतरी आ जाएगी। आप ये नोट कर लें कि देखें जिस तरीके से ये 8-9 माह के अंदर, और अभी तो आपको पता है कि जो एलसीज नहीं खुल रही, आपका डॉलर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, रुपए की जो बेकदरी है, आपकी एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर जिस तरीके से कमी आई है बड़ी तेजी से, जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी जो आपको आ रहे थे अरबों डॉलर, वो कम हुए हैं, उसमें अंदर कमी हुई है। करंट डेफिसिट खसारा कम हुआ है। जीडीपी जो है वो जो है 6% कहाँ पे थी और अब 0 पे मेरे ख्याल पहुंची हुई है। महंगाई 13 से 27-28% तक पहुंची हुई है।
बिजली हो, गैस हो, महंगाई उस हवाले से आप देख लें, और खाने पीने की अशिया की बात आप करें तो वहां पे आप देख लें पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो आलमी मंडी में कीमतें उसकी मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन जहाँ पे उसमें भी कमी नहीं ला रहे, उसके अंदर लेवीज जो है वो बहुत ज्यादा उसकी शरह इन्होंने रखी हुई है। तो अभी जो इन्होंने कर्जों की अदायगियां करनी है, इनके पास जो कर्जे अदा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और बेसिकली टेक्निकली तरीके से तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि कुछ पैसे जो थे वो सऊदी अरब या जो यूएई के जो है, सॉरी चाइना और सऊदी अरब के पैसे, वो सिर्फ उन्होंने आपको यानी रखने के लिए दिए, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से अगर उनको माइनस कर लिया जाए तो जो आपने पे करना है, जो आपने किस्त देनी है, अभी जो आपके ज़र बादला के ज़खायर हैं उस पे भी वो पूरे नहीं उतरते। और अगर आपको आईएमएफ जो है वो इमदाद नहीं देता तो आप वो किस्त भी अदा नहीं कर पाएंगे, एलसी खोलने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो ये वो सारी जो चीजें हैं। और मार्च के अंदर आप देखिएगा जो अभी दिसंबर खत्म हो रहा है साल, तो आप देखेंगे जून जून आगे हर आने वाला जो महीना है वो पहले से ज्यादा जो है बदहाली का जो है सूरत हाल आपको नजर आएगी। मार्च में बहुत ज्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद बजट जो है वो भी बहुत बड़ा खसारे का बजट होगा। तो तारीख का शायद कोई एक पाकिस्तान की तारीख का कोई कोई शायद साल ऐसा होगा जब इस तरह की सिचुएशन हुई होगी कि इतना ज्यादा खसारे का बजट आपको पेश करना जो हुकूमत पेश कर रही होगी। तो ये वो सारी जो चीजें हैं जो कि पैरामीटर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं या जो इनकी अब तक की जो परफॉर्मेंस है उससे तो यही लग रहा है कि 2023 में, और खास तौर पर जो एक आपका जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वजह से आप स्टॉक एक्सचेंज की आप सूरत हाल देख रहे हैं। जो डीएफआई है, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं आपकी आ रही। टूरिज्म जो है वहां से टूरिज्म से टेररिज्म तक हम पहुंच गए हैं। वही इमरान खान का आप देखें कि जो पाकिस्तान जो है वो टूरिज्म के हवाले से एक यानी दुनिया की जो चंद ममालिक है उनकी फहरिस्त में, यानी जो मोस्ट फेवरेट जो कंट्रीज हैं टूरिज्म के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का शुमार होने लगा था। और वफाकी दारुल-हुकूमत जो है उसके हवाले से भी आपको पता है, जब ये आईजी पंजाब जो भी मौजूदा है आमिर जुल्फकार खान साहब, तो ये जो आईजी थे उस वक्त पीटीआई की हुकूमत में, तो उस वक्त जो वफाकी दारुल-हुकूमत का जो स्टेटस है वो भी सफारतकारों के लिए उसको यानी इंतहाई जो है वो पीसफुल या सिक्योरिटी के हवाले से एक मतलब उनको मौजू करार दिया गया था। तो अब आप देखें कि जिस तरह वफाकी दारुल-हुकूमत के हवाले से आप देख लें, और इस तरह से टूरिज्म जो है वहां से उसको टूरिज्म से टेररिज्म की तरफ जो सफर है हमारा 8-9 माह में, वहां पे हम पहुंच चुके हैं कि आप बड़े बड़े शहरों के अंदर आप देख लें कि आए रोज जो है वो धमाके हो रहे हैं, खुद के धमाके हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाक फौज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या पुलिस फोर्स, जिस तरह इस्लामाबाद में हालिया एक मामला हुआ है, तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। शिद्दत पसंदी जो है उसके वाकयात जो है, दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो वापस पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी की जो लहर है वो फिर से एक दफा वापस आ चुकी है, जो कि पीटीआई हुकूमत के अंदर बिल्कुल ये चीजें खत्म हो चुकी थी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, यही अगर रजीम रही और इसी तरीके से ये मामला चलते रहे, तो ये इससे भी ज्यादा वर्स्ट जो है मखदूस जो है या बदतर जो है हालत आपको नजर आएगी। असद साहब ये फरमा दीजिएगा कि मौजूदा हुकूमत ने, अभी हमने खबर चली है कि यकम से जो है वो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो उसी जगह पे कायम दायम रहेंगी, ना आगे जाएंगी ना पीछे जाएंगी, ना रिवर्स गेयर लगाएंगे सागदार साहब, ना ही आगे वो लेकर जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जगह पर खड़े रहना, और जो हमने देखा है कि आलमी मार्केटों में जो है तेल की कीमतें भी नीचे आ रही है, महंगाई में भी कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो का तू ही है, और ना सागदार साहब तो कह रहे थे 200 से भी नीचे ले आएंगे डॉलर को, लेकिन डॉलर भी वहां का वहां ही है। कोई बड़ी तब्दीली हमें नजर नहीं आई, ना ही कोई अवाम को रिलीफ मिले, और अवाम तो ये जितने दिन और ठहरते हैं अवाम और तंग हो रहे हैं। और अब ये भी मुतालबा हो रहा है कि रोटी की जो कीमत है वो भी नान भाई एसोसिएशन मुतालबा करें, उसको बढ़ाया जाए, 35 रुपए का नान कीजिए, 25 रुपए की रोटी कीजिए। तो आम गरीब आदमी सर कहाँ जाएगा, 2023 हो या 22 हो, इस पर क्या आपका राय है? देखिए, गरीब आदमी का कौन देख रहा है। आप देखें कि जो इमरान खान के वक्त जो पेट्रोलियम की प्राइसेस थी, पेट्रोल की कीमत गालबन कोई 150-200 के दरमियान थी, लेकिन उस वक्त आप देखें कि आलमी मंडी के अंदर जो फी बैरल जो पेट्रोल का जो रेट था वो तकरीबन कोई $115-120 था। अब
जो कीमत है वो 70-80 डॉलर पे पहुंची हुई है, और पेट्रोल जो है उसकी प्राइसेस जो है वो 225 के करीब है। तो अब अंदाजा लगाएं कि यानी उस वक्त जो महंगा पेट्रोल खरीद के तो इमरान खान जो है वो पाकिस्तानियों को सस्ता पेट्रोल दे रहे थे, वो किस तरह दे रहे थे। और इस तरीके से अब ये जो है यानी महंगा खरीद के सस्ता दे रहे थे, और अब ये सस्ता खरीद के अवाम को उस वक्त का जो रेट है उससे भी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 70-80 रुपए पर लीटर जो है वो ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। हालांकि इनको वो अगर 150 रुपए दे या 250 रुपए दे रहे थे, तो आज अगर पीटीए की मौजूद थे उस हिसाब से तो 100 रुपए के करीब जो लीटर पेट्रोल हो जाना था, जिस रेशो के हिसाब से उन्होंने यानी वो इतना महंगा खरीद के भी अगर वो 150-200 के दरमियान लीटर दे रहे थे, तो इतना सस्ता अगर वो पेट्रोल खरीदते तो वो यकीनन जो है ये 100 रुपए के करीब आज पेट्रोल का रेट होता है, जो 250 के करीब है। तो ये वो चीजें हैं जो कि इनसे मैनेज नहीं हो पा रही, और इसके बावजूद अब देखें ना, इमरान खान साहब जो गिनवाना शुरू कर दें तो 100 के करीब उन्होंने ऐसे जो काम किए जो कि 75 सालों में नहीं हो सके। आप देखें कि पाकिस्तान एक जो इस्लामिक वेलफेयर एक स्टेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता मालिक में भी अभी ये राइज नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री, यानी बिल्कुल फ्री, हर शहरी जो है उसका फ्री ऑफ कास्ट जो है वो निजी हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो फ्री ऑफ कास्ट उसका इलाज की सहूलत जो है, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए या दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है वेलफेयर स्टेट के हवाले से, या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो इस तरह का एक निजाम जो है वहीं वहां पे ही राइज हो सकता है। और दूसरा उसके साथ साथ आप देखें, लंगर खाने की बात करें आप, उसके बाद आप एहसास कैश देख लें, घरों की बात, अपना घर स्कीम की आप बात करें, उसके बाद आप देख लें कि जो राशन है, फिर खवातीन और बंदों को जो आसान शराइत पे जो कर्जों के अजरा था, यूथ के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम थे, स्कॉलरशिप थे, फिर उसके बाद इतने ज्यादा मैं गिनवाऊंगा तो इसके लिए तो कई प्रोग्राम चाहिए। बल इतने ज्यादा उन्होंने प्रोग्राम, फिर यानी रिकॉर्ड एक जो कलेक्शन थी टैक्सेस की, फिर उसके बाद आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी जानब से जो पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला आता था, यानी जो तरसीला उसकी जो रेमिटेंसेस थी उसके अंदर कितने अरब का इजाफा हुआ। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो जो 18-20 अरब डॉलर पे थी, उसको 32-32.5 अरब डॉलर पे ले गए इमरान खान जो है। इसी तरीके से आप जो फॉरेन जो आपकी रेमिटेंसेस आती थी वो भी अगर 20-22 अरब डॉलर थी, तो वो भी 32-34 अरब डॉलर तक पहुंच गई। आपका करंट डेफिसिट सारा जो है वो कितना ज्यादा था उसको नीचे लाए। फिर सर्कुलर डेट जो है वो कितने हजारों अरब तक पहुंच चुका था, उसको इमरान खान की हुकूमत के अंदर वो नीचे लेके आए। इंपोर्ट का जो बिल है वो कम हुआ, और आपका जो मैं समझता हूँ कि जो डॉलर जो है उसको एक खास यानी उसको लिमिट में रखा हुआ था, उसकी रुपए की इस तरह बेकदरी नहीं हो रही थी जिस तरह अब हो रही है। तो हर तरीके से आप देखें, गैस की कीमतें बहुत कम थी, बिजली की कीमतें जो है वो बहुत कम थी आज से, यानी उस वक्त 16 रुपए का अगर यूनिट है तो आज वो 40 रुपए का यूनिट जो है 40 रुपए तक यूनिट हो चुका है। इस तरह गैस जो है उसकी प्राइसेस के अंदर इन्होंने काफी 145% शायद या इतना तकरीबन इन्होंने इजाफा कर दिया। फर्टिलाइजर की बात हो, पेस्टिसाइड्स की बात हो, उसके अंदर वो सब्सिडी दे रहे थे। किसानों के हवाले से पैकेज था, बहुत सारी उसको फैसिलिटीज दी जा रही थी, तो वो सब कुछ जो है फिर वापस जो लोन थे वो भी दिए जा रहे थे। ज़र मुबादला का जो आपका ज़खायर थे वो 20 अरब डॉलर के करीब पहुंचे हुए थे। फिर आपकी जीडीपी जो है वो 6% तक जो है पहुंच गई। तो ये एक रिकॉर्ड आपका जो अगर बात करें स्टॉक मार्केट का, तो इंडेक्स जो है वो आप देख लें तो हर तरफ से जो है पॉजिटिव इंडिकेटर जो है इकोनॉमी के वाले से जो है वो देखने में आ रहे थे। और अवाम जो है उनको भी आगे वो चीजें पास ऑन हो रही थी। और अवाम के अंदर आप देखें कि जो आज जिस तरीके से आपने अगर बात की कि खाने पीने की अशिया जो है, आप आलू टमाटर प्याज की अगर बात कर लें, आप घी की बात कर लें, आप खाने वाला जो है वो उसके बाद कुकिंग ऑयल की बात कर ले, तो वो भी 1.5 से 2 गुना जो कीमतें हैं उनकी बढ़ी हुई हैं। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से वो जो आटा है आप देख लें, वहां वो 4400 रुपए मन तक पहुंचा हुआ है जो चक्की आटा जो है।
और इस तरीके से हर जो शोबा है या हर सेक्टर है, चिकन की अगर बात कर ले वो 600 के करीब केजी पहुंचा हुआ है, 250 रुपए के करीब जो दर्जन है वो अंडे पहुंचे हुए हैं। तो अब ये वो सारी जो चीजें हैं ये उस वक्त इमरान खान के दौर में तो ये सारी सिचुएशन नहीं थी। तो ये तो तजर्बाकार अपने आप को कहते थे और बड़ा ये कहते थे कि साग डार आएंगे और डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, 200 से नीचे ले आएंगे। तो क्या हो गया फिर, कोई चीज भी इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो बेहतर है कि इससे कि ये खुद ही चले जाए या कह दें, एतराफ कर लें कि हम नहीं संभाल सके। और ये मानना पड़ेगा इनको कि इमरान खान जिसको ये नाहल और नातजुर्बा कर कहते थे, इनसे तो कई 100 गुना जो है बेहतर उसने परफॉर्म किया। बावजूद ये कि जिस तरीके से ये जो हालात में, जिन हालात में छोड़ के गए थे मुल्क, एक उस वक्त एक वर्स्ट एक सिचुएशन थी और बहुत बड़े क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा था, और उससे वो उसको निकाल के फिर जिस तरीके से मैंने बताया कि कौन कौन सी अचीवमेंट उन्होंने जो की, तो वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी एक अचीवमेंट है जो कि एक रिकॉर्ड पे बात है। और इनका जो कंपैरिजन अब 8-9 माह में आवाम ने देख ही लिया है, और इमरान खान और इनका के मुआजना करके कि कौन बेहतर था, किसने बेहतर परफॉर्म किया, कौन अच्छा या तजर्बाकार था, या कौन अनाड़ी था, या कौन खिलाड़ी था, या कौन नायल था, या कौन कॉम्पिटेंट था। तो ये चीजें तो अब अवाम जो है वो बेहतर तरीके से जान गए, और यही वजह है अगर ये परफॉर्म इन्होंने किया होता तो आज ये इलेक्शन से भागते ना। ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर सके, ये अवाम जो है उनको डिलीवर नहीं कर सके, उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तो यही इनका जो है मैं समझता हूँ कि लास्ट में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनका तो कहा जा रहा था कि कल आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, दिसंबर के एंड में आ रहे हैं। अब तो वो मतलब कि नया साल भी शुरू होने वाला है, तो क्या समझते हैं कि नए साल में वो क्या वो पंजाब में अदम एतमाद कामयाब करके ही, या उसी तरह आर्स ट्रेडिंग करके एमपीएस एमएनएस के जमीरों को खरीद कर और हुकूमत बनाकर लाहौर में शायाना शांत तरीके और बादशाह की तरह वो जो उनका एक ख्वाहिश है कि वो आए और इमरान खान सब भी नया लों और हम बराबर हों। तो क्या आपको 2023 में इस तरह कुछ लग रहा है, इस तरह का मामला होते हुए, या इस पर आपका क्या नुक्ता नजर है? लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें कौम को तो वो भी दे सकते हैं। देखिए, वो इमरान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल वो आएंगे उस वक्त जब उनके केसेस खत्म हो चुके होंगे, नंबर एक, जब उनकी ताहयात नाहली जो है वो खत्म हो चुकी होगी, या उनको यकीन होगा कि वो पाकिस्तान आएंगे, अगर फर्ज करें मैंडेटरी है तो आएंगे, तो उनकी नाहली खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि उनको ये यकीनदानी होगी कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में नहीं है, क्योंकि उनको फिर भी खतरा रहेगा कि इमरान खान फिर भी इलेक्शन में अगर होके कामयाब होके आ गए तो कहीं फिर से इनके केस ना दोबारा खुल जाए। तो बहरहाल ये चीजें जो है ये अपनी पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए नून लीग की जानब से इस तरह के शोषे छोड़े जा रहे हैं, ये छोड़े जाते रहे हैं। कई दफा आपको पता है ये वो कह रहे, कभी याद सादक ने बयान दिया था कि वो आ रहे हैं, फिर मरियम ने कहा कि वो आ रहे हैं, फिर कभी कोई कह रहता है वो आ रहे हैं, कभी खान अब्बासी कह रहता है, कभी वो हनीफ अब्बासी कह रहता है, तो ये वो जवेद कबिल जवेल कह रहता है। तो वो सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए या उनको इंटैक्ट रखने के लिए सारी चीजें हैं। वो कभी भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, वो इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान से, अवाम से या मुल्क से जो कोई लेना देना है नहीं। उनका सब कुछ जो है वो इक़्तिदार के लिए या उसके लिए वजह से वो भागे आएंगे, जब उनको यकीन होगा कि उन्हें जो है प्लेट के अंदर रख के वज़ारत उज़्मा मिल रही है, नाअहली उनकी खत्म हो रही है, केसेस उनके खत्म हो चुके हैं। तो ये पहले भी आपको पता है ये ट्रैप हो गए थे, इनको ये यकीन दहानी कराई गई थी या यकीन दिलाया गया था कि जब आप जुलाई में, आपको पता है ना, जब ये आए थे मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब, कि आप आएंगे तो आपको तो क्लीन चिट मिल जाएगी। वो इनसे जो मैच फिक्सिंग हुई थी वो मिल ना सकी, और उसका शोर शराबा आपने शौकत सिद्दीकी जो है जस्टिस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा। कभी ऐसा भी हुआ है कि जज ये कहे कि मुझे केस क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कमिटमेंट हुई होगी कि जिसमें को वो रिलीफ देने का उन्होंने कमिटमेंट की थी नवाज शरीफ साहब से, और इस वजह से चूंकि उनको केस नहीं मिला तो इसलिए जाके उन्होंने शोर शराबा कर दिया, और वो अपना नमक हलाल करने के लिए उन्होंने ये जो मामला किया। वरना जज का ये क्या काम है कि वो इस बात पे रौला डाले कि मुझे ये केस क्यों नहीं नवाज शरीफ का दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप उसमें को रिलीफ देने का उनसे कमिटमेंट कर चुके थे। तो ये वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। तो अब नवाज शरीफ इतने बेवकूफ नहीं है कि वो जेल आने जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो इक़्तिदार में आने के लिए पाकिस्तान आएंगे। तो लिहाजा ये आप कोई खुशफहमी का अगर शिकार होता है या गलतफहमी का शिकार होता है
तो मुझे तो उनकी जो हिस्ट्री है पूरी उसका पता है कि जो अपनी वालदा को जनाजे को कंधे देने के लिए नहीं आता, जो वालिद को नहीं आता, जो उसकी बीवी जिस तरीके वहां पे पड़ी रही बिस्तरे मर्ग पे, वहां पे नहीं गई बेटी या बाप। तो इस खानदान से ये तो करनी कि वो अवाम के दुख दर्द के लिए, ये पाकिस्तान के दर्द के लिए या इसके लिए वो भागे भागे आएंगे पाकिस्तान की, तो वो तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, इक़्तिदार की जब उनको श्योरिटी होगी तो उस वक्त यकीनी तौर पर वो भागे भागे उल्टे पांव भी उनको कहेंगे तो वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर तहकीकी सहाफ़ी, एनालिस्ट, एंकर, किसी तारीफ के मुताज नहीं थे, असद खड़ल साहब, जो कि 2022 का जो इख्तितामी टाइम चल रहा है उस हवाले से खुसूसी तजिया फरमा रहे थे। और ये जो आखिर में मैंने क्वेश्चन किया कि नवाज शरीफ साहब क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा दो टोक अल्फाज में ये अपना तजिया भी दिया और अपना नुक्ता नजर भी पेश किया कि नवाज शरीफ साहब को अगर प्लेट में रख कर इक़्तिदार वगैरह दिया जाए तो वो जरूर आएंगे, अलबत्ता वो गिरफ्तारी के लिए तो नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर बहुत सारे जो है वो मुकदमात भी हैं और यहाँ से सजा याफ्ता मुलजिम के तौर पर वो यहाँ से गए हैं। और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनके जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इम्पोर्ट वज़ीर आज़म है, जो कि PTI का बयानिया के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, मुसलत शुदा ये हुकूमत है, अवामी मैंडेट से नहीं है। और उसका तो आज अमली मुजाहिरा हमने देखा कि लोग जो है अवाम बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के हर पोलिंग बूथ में जो है वो मौजूद थी, लेकिन ना ही इलेक्शन कमीशन का हमें अमला नजर आया और ना ही हमें जो है वो कहीं हमें नजर आया कि अवाम को जो है वोट का हक दिया जा रहा हो या अवाम अपनी मर्जी से जो है किसी को वोट दें, चाहे वो PTI को किसी भी पार्टी को, तो उनको बुनियादी जो हक राय दी है। आज हमने देखा कि अमली तौर पर जिस तरह PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब भी फरमाते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मिला हुआ है मौजूदा, इससे तो आज साफ यहाँ हो चुका है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी मुतनाज़ा है। चीफ इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ जो आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि हम इस पर जो है वो एक रेफरेंस दायर करेंगे। अब तो आने वाला दिन ही बताएगा और नए साल कल स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। अपने मेजबान सरदार तीफ खान को प्रोग्राम सच की तलाश से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर, खुदा हाफिज़। शहर बसते हैं वहाँ के वासियों से और उनके दिलों में कायम मोहब्बतों से।